किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए नीचे। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे इंश्योरेंस सर्विसेज को एग्जाम किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंश्योरेंस की सर्विसेज को भी एग्जाम कर रखा है। मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में बताया है। क्या आप देख रहे हो? यस सर, इंश्योरेंस सर्विसेज एंट्री नंबर 35 मैंने यहाँ पे कवर किया है। सुन लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया। आप अगर बुक में जाओगे ना, आप जब देखोगे इंश्योरेंस सर्विस, मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूं। देखिए इंश्योरेंस सर्विस इतने सारे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, नाम याद नहीं रख पाते हैं कि सर हर्ट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, सर ट्राइबल इंश्योरेंस, जनता पर्सनल एक्सीडेंट, ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग बना दिया कि सर आप ड्राइंग देखोगे तो याद आ जाएगा कि ओ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक विलेज को याद कीजिए, ठीक है, गांव को याद कीजिए। गांव में क्या होता है, हट होता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा है, विच इज बेसिकली हट इंश्योरेंस स्कीम। अगर कोई कंपनी का हट इंश्योरेंस स्कीम है तो सर हट पे क्या होता है, छोटा सा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो छोटा सा प्रीमियम जो हट इंश्योरेंस का, देखिए एक आदमी के पास झोपड़ी है, अगर झोपड़ी का इंश्योरेंस करा रहा है और उस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हट इंश्योरेंस स्कीम पे कभी भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, हट में रहने वाला है ट्राइबल पर्सन, अगर ट्राइबल पर्सन का कोई, समझ लीजिए आपने इंश्योरेंस वगैरह किया तो जीएसटी नहीं आएगा। सर ये ट्राइबल पर्सन की बीवी है, समझ लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन जो अपना काम करके कमा के खाती है, तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। समझ लीजिए ये गाय बैल ने इसको मार दिया, तो सर इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लीजिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का, मैंने आपको बोला झोपड़ी था, झोपड़ी पे जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको बोला ट्राइबल था, ट्राइबल का इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको बोला सर उसके बाद समझ लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे जीएसटी नहीं आएगा। सर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन को समझ लीजिए ये जो कैटल है, ये कैटल जो होता है सर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस स्कीम पे, ये जो कैटल होता है कैटल इंश्योरेंस स्कीम पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, उसके बाद समझ लीजिए आपने क्या किया है सर, ये ट्राइबल पर्सन क्या कर रहा था, ये ट्राइबल पर्सन अपना बाइक लेके जा रहा था। सर बाइक भी है, हाँ बाबा इसके पास बाइक भी है, ये बाइक लेके जा रहा था। अब गवर्नमेंट ने बोला गिर विर गया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लीजिए या ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी ले लीजिए, जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, उसके बाद ये जो लोग थे हट वाले, इनका एक कोकोनट पाम था, कोकोनट पाम ट्री था। गवर्नमेंट ने बोला कोकोनट और पाम का इंश्योरेंस लो। कोकोनट और पाम का इंश्योरेंस अगर लेता है कोई, कोकोनट पाम इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। कोकोनट एंड पाम इंश्योरेंस, ठीक है सर। अब समझ लीजिए ये सर, ये तो ट्राइबल पर्सन क्या करेगा, एग्रीकल्चर करेगा ना, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई बांग्ला सास्या बीमा लेता है। सर बांग्ला क्या होता है, बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल जो क्रॉप्स डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया है, सास्या मतलब होता है क्रॉप्स, बांग्ला मींस वेस्ट बंगाल, क्रॉप्स अगर बीमा, बेसिकली क्रॉप्स का बीमा, वेस्ट बंगाल जो क्रॉप्स डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल का जो क्रॉप्स डिपार्टमेंट है उन्होंने समझ लीजिए बांग्ला सास्या बीमा कुछ लॉन्च किया होगा। तो सर बांग्ला सास्या बीमा पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। सास्या मतलब क्रॉप्स, बेसिकली क्रॉप्स इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम, सर जो भी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम होगा उसके अंडर इंश्योरेंस होगा, कोई जीएसटी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री का कोई फसल बीमा है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अगर कोई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो सर उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अब सुनिए, ये जो क्रॉप्स होते हैं इनका होता है सीड, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, अगर गवर्नमेंट ने कोई पायलट स्कीम लॉन्च किया है ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये सारे इंश्योरेंस के नाम हैं, सिर्फ आपको याद रहने के लिए मैंने बोला है, इसमें मेरे को समझाने लायक कुछ नहीं है। आपको बेसिकली ये सारे इंश्योरेंस के नाम याद रखने हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ ड्राइंग के कारण, मैं आपको बोलता हूं, हट इंश्योरेंस नहीं लेना है जीएसटी, हट के बाजू में कोकोनट था, कोकोनट पाम इंश्योरेंस जीएसटी नहीं लेना है। सर उसके बाजू में एक लेडी थी, आपको पिक्चर्स याद आने लग जाएंगे एग्जाम में। सर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का अगर ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी है तो जीएसटी नहीं आएगा। सर ये जो कैटल होते हैं
गाय भेड़ वगैरह उनका जो इंश्योरेंस होता है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर जो ट्राइबल होता है उसका जीएसटी नहीं आएगा। सर ट्राइबल इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। ट्राइबल बाइक लेके जा रहा था, गिर पड़ गया, तो सर उसका इंश्योरेंस जो होता है ग्रामीण एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सर जनता पर्सनल एक्सीडेंट, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। सर ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, जनरली एग्रीकल्चर करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला बांग्ला सास्या बीमा करो सर, या मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम के अंडर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सर कृषि बीमा योजना, या सर समझ लीजिए पायलट स्कीम है ऑन व्हाट, ऑन सीड क्रॉप्स इंश्योरेंस, तो उसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आप यूज करते हो अपना वेल या सर पंप, तो सर समझ लीजिए कोई एग्रीकल्चरल पंप सेट है या फेल्ड वेल, समझ लीजिए आपका वेल खराब हो गया, तो सर फेल्ड वेल इंश्योरेंस आप करा सकते हो। एग्रीकल्चर पंप सेट या फिर फेल्ड वेल इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो सर उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। डन। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला आप जब एक बार क्रॉप्स उगा लोगे तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ले रखा है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला समझ लीजिए ये एक बूढ़ा आदमी था, ये गांव दराज में है, सर बेसिकली जन आरोग्य बीमा, गवर्नमेंट ने बोला जन आरोग्य बीमा पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मतलब हेल्थ बीमा अगर आपने लिया है जीएसटी नहीं आएगा। निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। अब सुनिए, ये जो पूरा का पूरा विलेज है बेसिकली ये इन इटसेल्फ एक यूनिवर्स है। यस एवरीवन, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। क्या एक बात बताइए मेरे को, आंख बंद करोगे तो क्या ये याद आएगा? अब क्या हम ऐसे रिवीजन कर सकते हैं कि सर समझ लीजिए हट इंश्योरेंस है जीएसटी नहीं आएगा, सर उसके बाजू में कोकोनट पाम है जीएसटी नहीं आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन उसका अगर ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी है जीएसटी नहीं आएगा, कैटल इंश्योरेंस जीएसटी नहीं आएगा, ट्राइबल पर्सन का इंश्योरेंस जीएसटी नहीं आएगा, सर उसका एक्सीडेंट हो गया तो जनता इंश्योरेंस जीएसटी नहीं आएगा, सर अगर ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी है जीएसटी नहीं आएगा, क्रॉप्स रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम्स बताए हैं मैंने उस पर जीएसटी नहीं आएगा, सर क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट क्रेडिट रिलेटेड जीएसटी नहीं आएगा, क्रॉप्स के बाजू में था पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको बताया उसके बाद एक आदमी था ऊपर उसमें लिखा हुआ था जन आरोग्य बीमा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा या निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ये इन इटसेल्फ एक यूनिवर्स है। अगर पूरा यूनिवर्स का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट बेच रहा है, बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अगर गवर्नमेंट दे रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टिल हियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब राइट साइड में मैंने लिखा एंट्री नंबर 29 और 29B। बेसिकली क्या हो रहा था अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक ग्रुप इंश्योरेंस फंड बनाता है, ग्रुप इंश्योरेंस फंड, और उससे क्या करता है जो इंडियन आर्मी के पर्सनल होते हैं, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, इन पर्सनल को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है और इनसे छोटा मोटा एक प्रीमियम अमाउंट लिया जाता है। गवर्नमेंट ने बोला हम जो ये इंडियन आर्मी कोस्टल गार्ड नेवी वगैरह लोगों को जो इंश्योरेंस करते हैं उनसे एक छोटा प्रीमियम लेते हैं, हम उनसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने यहां लिख दिया लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज इनको जो दिया जाता है टू आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्टल गार्ड कौन होता है बाबा? जो इंडिया का कोस्ट लाइन है यहां कोस्टल गार्ड्स होते हैं ताकि स्मगलिंग वगैरह नहीं हो पाए। कोस्टल गार्ड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF का मेंबर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का मेंबर को अगर इंश्योरेंस सर्विस दिया गया है अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो गवर्नमेंट का एक ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी आर्मी के लोग हैं सारे रजिस्टर्ड हो, सारे इंश्योर्ड हो गए, जितने भी नेवी के लोग हैं सारे इंश्योर्ड हो गए और उनसे एक छोटा मोटा प्रीमियम हर महीना लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हम दे रहे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है सर न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस किया जा रहा है बाय वे ऑफ एन्युटी, सर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अगर न्यू पेंशन स्कीम के अंडर किया जा रहा है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था सिंसियर सर्विसेज हमेशा एग्जम्प्ट रहेंगी सर, एज फॉर सेवी की सर्विसेज, IRDA की सर्विस एंड फॉर एनपीएस की सर्विसेज। एनपीएस के अंडर अगर आपने
लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड किया गया है बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। सी फॉर कोल माइन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आर फॉर आरबीआई की सर्विसेज, ई फॉर ईएसआई की सर्विसेज, ये सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओगे तो गवर्नमेंट ने कुछ और लाइफ इंश्योरेंसेस को भी जीएसटी से एग्जाम कर रखा है। सर और क्या लाइफ इंश्योरेंसेस है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पे। गवर्नमेंट ने बोला लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर जनश्री बीमा योजना, अंडर आम आदमी, बाबा आम आदमी पार्टी आम आदमी बीमा योजना, अगर गवर्नमेंट ने लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैक्सिमम जिसमें कवर 2 लाख रुपीस होता है, गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है जिसमें सिर्फ 2 लाख रुपए का कवरेज है, अरे उसका प्रीमियम ही होगा 200 रुपए का, 100 रुपए के प्रीमियम में क्या जीएसटी चार्ज करोगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है, माइक्रो मतलब छोटा मोटा कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेच रहा है जिसमें कवरेज सिर्फ 2 लाख रुपए तक का कवरेज है, तो सर उसका जो प्रीमियम लिया जाएगा उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। वरिष्ठ पेंशन, बाबा पेंशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, PENSION, पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री व्याया वंदन योजना, ये सारे योजना के अंडर अगर लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, सर जनश्री बीमा योजना हो गया, उसके बाद आम आदमी बीमा योजना हो गया, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें कवरेज सिर्फ 2 लाख रुपए का है, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, सर वरिष्ठ बीमा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना हो गया। याद रखना बेटा, ये सब योजना जो इंश्योरेंस स्कीम होते हैं उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला सर अगर सर एंट्री नंबर 40 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर इंश्योरेंस स्कीम वेयर द टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट। समझ लीजिए गवर्नमेंट को एक किसी ने इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ने बोला आप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करते हो, आप एक काम कीजिए, आप हमें इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कीजिए। बेसिकली गवर्नमेंट का समझ लीजिए कुछ एम्प्लॉयज था, उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस किया उनका, और गवर्नमेंट पैसा दे रही है। आपको याद रखना है अगर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है, आप गवर्नमेंट से जीएसटी लेके गवर्नमेंट को वापस दोगे क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने ही टोटल प्रीमियम दिया है तो कोई जीएसटी चार्ज मत कीजिएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अगर कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है जिसमें टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट देने वाला है, तो सर आपको उससे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। देखिए यहां क्या लिखा है, एंट्री नंबर 40 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विथ इंश्योरेंस स्कीम वेयर टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही टोटल प्रीमियम देने वाला है, गवर्नमेंट से जीएसटी लेके गवर्नमेंट को वापस दोगे नालायक, तो गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी नहीं आएगा। अब सुनिए, ये जो एंट्री नंबर 36 मैंने आपको पढ़ाया, ये जो मैंने आपको एंट्री नंबर 36 पढ़ाया है, या सर ये गवर्नमेंट बोलता है अगर ये जो मैंने आपको एंट्री नंबर 35 पढ़ाया, समझ लीजिए एक व्यक्ति ने ये सारा इंश्योरेंसेस दिया है जो 35, 36 और 40 में बोला गया है। सर ये सारे इंश्योरेंस या सर एंट्री नंबर 40 वाला इंश्योरेंस किसी ने दिया है किसी को, और उसने क्या किया, फिर किसी व्यक्ति से री इंश्योरेंस करा लिया। मतलब सर री इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने ऑडी एक कार का इंश्योरेंस किया, अब मेरे को डर लग रहा है ऑडी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने क्या किया, दूसरे एक कंपनी से री इंश्योरेंस ले लिया ताकि अगर इस ऑडी को कुछ हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मैं लूंगा और उसको सामने दे दूंगा। तो अगर आप री इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हो, सर री इंश्योरेंस सर्विसेज किसके रिलेटेड, अगर कोई कंपनी से आप भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने इंश्योरेंस सर्विसेज लिया और फिर आगे इंश्योरेंस सर्विसेज दिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला यहां जीएसटी नहीं है, यहां भी जीएसटी नहीं आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल? देखिए क्या बोल रहा है सर, एंट्री नंबर 36 री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम अंडर 35, 36 एंड 40। ये जो 35, 36 और 40 इसमें जो भी इंश्योरेंसेस गवर्नमेंट लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है उसने 35, 36 और 40 वाला इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है
और उसने री इंश्योरेंस ले लिया सामने किसी व्यक्ति से, तो सर री इंश्योरेंस सर्विस पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। इज माई पॉइंट 100% क्लियर टू ऑल? जल्दी जल्दी बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। आ जाइए लास्ट चार्ट जो आपका एग्जाम्शन है उसमें आ जाइए। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 60-70 एग्जाम्शन तो पढ़ा दिए। मतलब जो हमने 9 चार्ट पढ़े हैं, 9 चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 एग्जाम्शन कवर कर लिए हैं। अब जो अदर एग्जाम्शन है, मतलब छोटे मोटे जो एग्जाम्शंस थे, जो मिसलेनियस पड़े रह गए थे, उनको भी मैंने क्या किया, एक ही चार्ट में डाल दिया, ताकि आप जब घर में पढ़ो तो ये 10 चार्ट पढ़ोगे जिसमें 9 तो ड्राइंग ही है, और एक चार्ट और पढ़ोगे, आपका सारा एग्जाम्शन खत्म। चलिए पढ़ लेते हैं ये अदर एग्जाम्शंस को भी। अदर एग्जाम्शन क्या बोलता है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मिसलेनियस एग्जाम्शन। सर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, समझ लीजिए मैंने क्या किया, एक ट्रांसफरर हूं। मैंने क्या किया, अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया। सर अगर आप किसी को बिजनेस ट्रांसफर करते हो एज गोइंग कंसर्न, सर गवर्नमेंट ने बोला था, आपने लिया था आईटीसी, और अब अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो सामान पे जो आईटीसी लिया है, सर कोई बात नहीं, अगर आप बिजनेस एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हो, ये जब व्यक्ति सामान बेचेगा तो ये जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला था, आप जब चलता हुआ बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर देते हो, चलता हुआ बिजनेस मतलब एसेट्स प्लस लायबिलिटी सारा ट्रांसफर कर दिया, ये चलते हुए बिजनेस को ट्रांसफर करना, वो एक्ट पे जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कर रहे हो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल या इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, मतलब समझ लीजिए रतन टाटा की एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा डीमर्ज कर दिया। सर याद रखिएगा हमेशा, चाहे आप पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दे या चाहे एक छोटा टुकड़ा भी ट्रांसफर करे, चलता हुआ बिजनेस चलने के लिए ट्रांसफर किया है ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न मैंने आपको दे दिया और आप बिजनेस को चलाओगे। तो इस केस में जब मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करता हूं, मतलब मैं एज ए गोइंग कंसर्न अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। यही बोला है यहां पे, अगर किसी ने ट्रांसफर कर दिया गोइंग कंसर्न बिजनेस को एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। आपने क्या किया, घर को रेंट आउट कर दिया। सर रहने वाले घर को अगर रेंट आउट कर रहे हो, गवर्नमेंट बोलता है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस पे जीएसटी नहीं आएगा। मैंने समझ लीजिए गवर्नमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है रोटी कपड़ा और मकान। मकान पे अगर जीएसटी आ गया तो सर मकान महंगा हो जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला रोटी कपड़ा और मकान, अगर आप देखोगे फूड खाने वाले बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं रखा है। इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान गवर्नमेंट बेसिकली महंगा नहीं करना चाहती। सर कपड़े पे जीएसटी है, हाँ बाबा है, मकान पे जीएसटी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर समझ लीजिए एक घर है जो रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस मतलब रहने वाला, इंसानों के रहने वाला घर, रेजिडेंशियल हाउस अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी ने रेंट आउट किया है तो एग्जम्प्ट रहेगा। समझ लीजिए मैंने एक घर को लिया और उसमें अपना कोचिंग क्लासेस खोल दिया, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है तो सर जीएसटी आएगा। याद रखिएगा रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एग्जम्प्ट है, अगर रेजिडेंशियल हाउस को कमर्शियल पर्पस के लिए दे दोगे तो बेटा जीएसटी आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिजेस ऑन पेमेंट ऑफ टोल और एन्युटी। आप जब रोड यूज करते हो तो आपको टोल देना पड़ता है, जो टोल चार्जेस है उस पर कोई जीएसटी नहीं आता। आप जाइएगा रोड पे टोल वगैरह लगता है तो टोल चार्जेस जब दोगे ना वो आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। उसके बाद आगे आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। सर ये क्या होता है सुनिए,
आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है, यस सर। कभी इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी देखा है? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि जो भी ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली बैंगलोर में बेस्कॉम है, आपके यहाँ पे भी होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस है इस पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कोई जीएसटी नहीं है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, उस पे जीएसटी नहीं है। यहां एक सर्कुलर है जो बोलता है, समझ लीजिए आपको बेस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है आपके घर पे, ठीक है। अब आपके घर पे एक मीटर लगा हुआ है, आपने बेस्कॉम को फोन लगाया, सर मीटर को यहां से यहां शिफ्ट करना है। आपने बेस्कॉम को फोन लगाया, सर मेरा बिल गुम गया है, डुप्लीकेट बिल चाहिए। ये जो अदर सर्विसेज है उस पर तो जीएसटी आएगा, सिर्फ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं है। समझ लीजिए बेस्कॉम ने आपको और सर्विसेज दिया, क्या सर? जैसे कि सर उन्होंने क्या किया, मीटर शिफ्टिंग चार्जेस लिए आपसे, सर मीटर शिफ्ट किया आपके लिए, मीटर शिफ्टिंग चार्जेस, उस पे बेटा जीएसटी आएगा। कोई और अदर सर्विसेज अगर दे रहा है, जो ये डिस्कॉम बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज होते हैं, जो बेसिकली आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके एरिया में भी होगा, आपके स्टेट में भी होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई जीएसटी नहीं है, ट्रांसमिशन पे कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन सर अगर आपसे वो कोई एप्लीकेशन फीस लेते हैं, आपने आपने आपसे कोई मीटर रेंटल लिया, मीटर का रेंट लिया, या मीटर शिफ्टिंग चार्जेस लिया, या कोई टेस्टिंग फीस वगैरह लिया, आपके घर पे आए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अच्छे से चेक करके गए, तो सर वो सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल रहेंगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने आपको अभी तक क्या बोला था? मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर आप किसी को लोन एंड एडवांसेस देते हो और सर सामने वाले व्यक्ति से इंटरेस्ट लेते हो, क्या आपको याद है जो ये लोन देने वाली एक्टिविटी थी, ये हमेशा सर लोन देने वाली एक्टिविटी को गिविंग मनी टू यूज टू समवन इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन वो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या आप लोगों को याद है? जल्दी 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 बताइए, क्या आप लोगों को याद है कि सर अगर आप किसी को पैसे यूज करने के लिए दे रहे हो तो आप उसे दे रहे हो सर्विस जो एग्जाम सर्विस है। यस एवरीवन, क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं किसी को लोन्स एंड एडवांस देता हूँ और उससे इंटरेस्ट लेता हूँ तो मेरी जो सर्विस है वो एग्जेम्प्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए उसके बाद इन्होंने क्या बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला है अगर कोई फॉरेक्स कन्वर्जन का सर्विस देता है, फॉरेक्स कन्वर्जन बैंक टू बैंक, डीलर टू बैंक एक्सेट्रा, तो सर उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर ये क्या होता है? सुन लीजिए, समझ लीजिए एक बैंक है, बैंक के पास आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को दिया इंडियन रुपीज 1 लाख रुपए और बोला सर मुझे चाहिए डॉलर। बैंक ने आपको डॉलर दे दिए, समझ लीजिए बैंक ने आपको 1500 डॉलर दे दिए, तो बैंक क्या करेगा ना, बैंक आपसे कन्वर्जन चार्जेस लेगा। कन्वर्जन चार्जेस, सर कन्वर्जन चार्जेस तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है एंड इस पे जीएसटी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर बैंक ने समझ लीजिए कन्वर्जन सर्विसेज दिया, एक बैंक है और दूसरा एक बैंक है जिसने बैंक को बोला, समझ लीजिए एसबीआई ने फोन किया आईसीआईसीआई बैंक को कि सर मुझे डॉलर्स की जरूरत है, क्या आप डॉलर दे पाओगे? इन्होंने बोला यस सर, आईएनआर भेज दीजिए, इंडियन रुपीस भेज दीजिए, हम डॉलर भेज देंगे आपको। तो सर ये अगर बैंक कोई भी कन्वर्जन चार्जेस लेता है, कोई भी कन्वर्जन चार्जेस लेता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक टू बैंक हो रहा है, ये कन्वर्जन चार्जेस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इज माई पॉइंट 100% क्लियर टू ऑल? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। आपको ध्यान रखना है, अगर नॉर्मली बैंक कोई मनी कन्वर्ट करता है तो उस पर जो भी मार्जिन होता है, जो भी कमीशन लेता है, जो भी कन्वर्जन चार्जेस लेता है, उस पर जीएसटी आता है। लेकिन अगर
सर कन्वर्जन हो रहा है बिटवीन बैंक टू बैंक, या समझ लीजिए एक पैसा मनी चेंजर है, फॉरेक्स डीलर है, वो अगर बैंक को देता है और बैंक से अलग करेंसी लेता है, फॉर एन एग्जांपल इधर एक मनी चेंजर है सर, समझ लीजिए एक फॉरेक्स डीलर है जो क्या करता है, फॉरेन करेंसी बैंक को देता है और बैंक से समझ लीजिए आईएनआर ले लेता है, ये क्या करता है लोगों से कलेक्ट करते रहता है और सर फिर बैंक को देता है और बैंक से कन्वर्ट करा लेता है आईएनआर। तो बैंक बिटवीन बैंक टू मनी चेंजर अगर कोई सर्विस हो रहा है सर, बैंक अगर कोई कन्वर्जन चार्जेस लेगा तो सर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। याद रखिएगा हमेशा, अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो रहा है बिटवीन बैंक टू बैंक या डीलर टू बैंक या बैंक टू डीलर, हमेशा याद रखिएगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। आगे सुनिए सर, नॉर्मली अगर आपको कोई पैसा देता है, नॉर्मली अगर आपको कोई पैसा देता है यूज करने के लिए और आपसे इंटरेस्ट लेता है, वो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन सर समझ लीजिए आप थे नालायक, आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया। हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करना जुर्म है और उसके लिए जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता, वो 35% इंटरेस्ट होता है, 30-35% वो पीनल इंटरेस्ट होता है और गवर्नमेंट बोल रहा है सर पीनल इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा। समझ लीजिए आपने एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होते हैं ना, ये आपको बोलते हैं सर आप हमारा पैसा यूज कर रहे हो, आपने पैसे का टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो हमने आपको दिया है एक सर्विस ऑफ गिविंग मनी टू यूज, जिसके बदले हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अब याद रखिएगा ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये एक्चुअली पीनल इंटरेस्ट होता है जो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। एंड गवर्नमेंट ने बोला सर अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला नालायक है जिसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, उससे जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो प्लीज जीएसटी भी लीजिएगा और गवर्नमेंट को जीएसटी भी दीजिएगा। गवर्नमेंट बोल रहा है बैंक या सर जो भी क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, आप ले रहे हो मजे 30-35% का धंधा कर रहे हो, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो बेटा जीएसटी भी लेना और हमें जीएसटी भी देना। अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होगा उस पे जीएसटी नॉर्मली आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टिल हियर? जल्दी 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 बताइए। जो नेक्स्ट सर्विस अभी इधर लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट सर्विस है वो बोलता है सर सर्विसेज टू सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। बाबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बैंक्स को बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ लीजिए, उनको बोला आप सब लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, सब लोगों का जिसको छोटा छोटा अकाउंट चाहिए था, बेसिकली जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए था, उनका अकाउंट खोल दिया, अपने बैंक में आपका खाता खोल दिया। अब अगर एक व्यक्ति का जीरो बैलेंस अकाउंट खुला हुआ है आपके बैंक के साथ, समझ लीजिए इस व्यक्ति को कार्ड चाहिए, तो एसबीआई क्या करेगा, इस व्यक्ति को एक कार्ड इशू करेगा और कार्ड इशू करने के लिए डेबिट कार्ड के लिए 100 रुपए लेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि ये व्यक्ति का आपके बैंक में खाता है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट खोल के दिया गया था। तो सर अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर मेरा अकाउंट है और सर मेरे को बैंक ने कोई भी सर्विस दिया, तो बैंक जीएसटी चार्ज नहीं करेगा उस सर्विस पे। ऐसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, अगर बैंक से कोई सर्विस ले रहा हूं, समझ लिया बैंक ने मुझे एक चेक बुक दिया, बैंक ने मुझे एक डेबिट कार्ड इशू किया, तो बैंक कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। यही बोला है यहाँ पे सर्विसेज टू सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बैंक चार्जेस ऑन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। समझ लीजिए आप मेरे पास आए, आपने बोला सर मैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, मैं तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। मैंने क्या किया, आपका कार्ड स्वाइप किया। अगर मैंने आपका कार्ड स्वाइप किया है अप टू 2000 रुपीज, तो क्या होता है मेरा बैंक आपके बैंक से पैसा कलेक्ट करता है। तो जब मेरा बैंक आपके बैंक से पैसा कलेक्ट करेगा तो मेरा बैंक मुझसे कुछ चार्जेस लेता है कि सर हमें भी तो उसके बैंक से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो इसलिए मुझे कुछ बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सर जब मैं बैंक को चार्जेस दूंगा तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। समझ लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए, बोले अंकल लीजिए मैं तो कार्ड दूंगा। सर अंकल ने क्या किया, आपका कार्ड स्वाइप किया, अगर 2000 रुपए तक का अमाउंट है तो सर अंकल का जो बैंक है
वो अंकल से कुछ कलेक्शन चार्जेस लेता है तो उन चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। मतलब उसका बैंक क्या करेगा, आपके बैंक से पैसे कलेक्ट करके उसके अकाउंट में डालेगा। तो सर जब आपके बैंक से कलेक्ट करके उसके अकाउंट में डाल रहा है तो बैंक ने तो कुछ सर्विस दी ना, तो उस सर्विस चार्ज पे बैंक कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। बैंक चार्जेस ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 2000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है सर। उसके बाद ये जो अटल पेंशन योजना है या कोई भी पेंशन स्कीम है अगर गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत क्या होता है, आपसे कलेक्ट किया जाता है पेंशन का अमाउंट। तो जो ये अटल पेंशन योजना, ये जो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन योजना के अंडर आपसे अमाउंट कलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए कलेक्शन चार्जेस लिया जाता है आपसे। तो वो जो कलेक्शन चार्जेस होते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना और एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो पेंशन योजना पेंशन स्कीम के अंडर जो भी अमाउंट आपसे कलेक्ट किया गया उस पे कलेक्शन चार्जेस भी लिए जाते हैं कि आपसे हम अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, अमाउंट कलेक्शन के साथ अमाउंट कलेक्शन चार्जेस भी लेंगे, वो चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आपको याद होगा बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करेस्पोंडेंट के बारे में हमने पढ़ा था। यस सर, अगर बिजनेस करेस्पोंडेंट बिजनेस फैसिलिटेटर विथ रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया अकाउंट्स कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्टेड है। तो अगर एक बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करेस्पोंडेंट है जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रूरल एरिया ब्रांच और इंटरमीडियरी ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर, आप लोगों को याद होगा कि सर एक एजेंट ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर है, एक बिजनेस फैसिलिटेटर होता है और वो बैंक को सर्विस देता है। एक होता है एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, वो बैंक को सर्विस देता है। याद रखिएगा अगर ये जो सर्विसेज है ये विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया अकाउंट्स है तो इस पे जीएसटी कहीं नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने और बोला है, अगर एक बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, इंश्योरेंस कंपनी को, तो सर जब वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया अकाउंट्स तो सर उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। यही बोला है यहां पे, देख लीजिए। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विथ और इंश्योरेंस कंपनी विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया ब्रांच और इंटरमीडियरी टू सच बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो इंटरमीडियरी का सर्विस होता है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है किसके लिए बोला है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी जब रूरल एरिया ब्रांच रिलेटेड, रूरल एरिया में जो अकाउंट्स है उस रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है। अर्बन एरिया रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस सर ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इधर क्या होता है समझ लीजिए, इधर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ लीजिए एक बैंक है जो फाइनेंशियल जो एसईजेड के अंदर लोकेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक बैंक लोकेटेड है। वो बैंक क्या करेगा ना, सर्विसेज देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विसेज देगा इंटरनेशनल कस्टमर को। अगर इंटरनेशनल कस्टमर को सर्विस देगा तो जनरली क्या होता है, फॉरेन करेंसी वो ला रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इंटरमीडिएट सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड, ये एसईजेड में लोकेटेड है और विथ आईएफएससी स्टेटस। सर क्या स्टेटस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का स्टेटस दिया हुआ है इसको। तो अगर ये किसको दे रहा है तो सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग सर्विसेज वगैरह दे रहा है, और यह कहां लोकेटेड है, इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड विथ आईएफएससी स्टेटस है। इसको क्या है, आईएफएससी का स्टेटस दिया हुआ है। तो सर याद रखिएगा इसका जो ये इंटरमीडिएरी का सर्विसेज होगा, इंटरमीडिएरी सर्विसेज गवर्नमेंट ने बोला है, इंटरमीडियरी मतलब बीच वाले जो काम होते हैं, बेसिकली कमीशन रिलेटेड टाइप ऑफ सर्विसेज, तो उस सर्विस पे कोई जीएसटी ये चार्ज नहीं करेगा। यही बोला गया है, इंटरमीडियरी सर्विसेज अगर दे रहा है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग टाइप ऑफ सर्विसेज, लोकेटेड कहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड एसईजेड में है और इसको आईएफएससी का स्टेटस मिला हुआ है और ये दे रहा है सर्विस टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया। अरे इंडिया के बाहर के कस्टमर को सर्विस दोगे तो फॉरेन करेंसी लाओगे, गवर्नमेंट ने बोला हम खुश हुए और हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, जो आपके इंटरमीडिएट सर्विस होंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपफ्रंट अमाउंट पेएबल
for granting long-term lease of 30 years or more of industrial plots or plot for development of financial ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। समझ लीजिए, आप गए गुजरात गवर्नमेंट के पास और गुजरात गवर्नमेंट को बोला सर, गुजरात गवर्नमेंट को बोला सर मुझे एक प्लॉट दीजिए, ये होता है प्लॉट, मैं इस पे इंडस्ट्री बनाऊंगा, मैं इस पे इंडस्ट्री सेटअप करूंगा। तो सर आपको जब गवर्नमेंट ने, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये जमीन दिया, बेसिकली इन्होंने क्या किया, आपको ये जमीन देते हैं लीज पे। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं ठीक है बेटा, हम आपको लीज पे, लॉन्ग टर्म लीज पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ईयर्स का होता है उस पे ये जमीन रेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम जमीन लीज पे दे रहे हैं, 30 ईयर्स और मोर पे लीज पे दे रहे हैं। तो जब आपको ये जमीन दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपको ये जमीन पे या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्री बनाना है, या आपको फाइनेंशियल बिजनेस सेटअप करना है। फाइनेंशियल बिजनेस मतलब बैंक रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं वैसा एक बिजनेस सेटअप करना है। तो आपको जब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट गवर्नमेंट देगी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो आपको एक अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ता है। अपफ्रंट अमाउंट मतलब एक सलामी अमाउंट जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का होता है। तो जो आप अपफ्रंट अमाउंट दोगे सर, उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर अगर मैं इसे मंथली रेंट दे रहा हूं, याद रखिएगा अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी नहीं है, मंथली रेंट पे जीएसटी आएगा। क्या बोला है देख लीजिए फिर से, सर ये बोल रहे हैं अपफ्रंट अमाउंट पेएबल फॉर ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स। लॉन्ग टर्म लीज दे रहा है एसआईडीसी आपको और आप दे रहे हो अपफ्रंट अमाउंट। तो गवर्नमेंट ने बोला फॉर ऑफ इंडस्ट्रियल और प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट मतलब आपको इंडस्ट्री बनाने के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है, इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है, या दिया है प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। आपने बोला मैं फाइनेंशियल बिजनेस, जो बैंकिंग बिजनेस होता है उसको ग्रो करूंगा, वो प्लॉट पे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस सेटअप करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको प्लॉट फॉर फाइनेंशियल बिजनेस भी दिया गया है और आप वहां फाइनेंशियल बिजनेस सेटअप करने वाले हो, गवर्नमेंट खुश हुई आपसे और गवर्नमेंट ने बोला ये लॉन्ग टर्म लीज पे आप जो सलामी अमाउंट दोगे, वो सलामी जो अपफ्रंट अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया ऐसे लेती है गवर्नमेंट, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर अगर हर महीना रेंट भी दे रहे हो तो रेंट पे तो जीएसटी नॉर्मली आएगा। तो सर ये कौन देता है, ये देता है एसआईडीसी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और अंडरटेकिंग स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग, बेसिकली स्टेट का जो अंडरटेकिंग होता है, और या फिर कोई अंडर एंटिटी देता है, या फिर कोई एंटिटी देता है जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग 20% से ज्यादा है। देखिए हैविंग 20% और 20% या 20% से ज्यादा ओनरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और ये किसको दे रहा है, टू इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर ऑफ एनी फाइनेंशियल एरिया, इंडस्ट्री जो डेवलप कर रहा है एनी इंडस्ट्री और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो सर समझ लीजिए आपने गवर्नमेंट को बोला मुझे लॉन्ग टर्म लीज पे जमीन चाहिए, मैं यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करूंगा या प्लॉट, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल बिजनेस बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने जब आपको जमीन दिया लॉन्ग टर्म लीज पे, लीज पे तो जीएसटी आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि एसआईडीसी दे रहा है या एक एंटिटी दे रहा है जिसमें 20% या ज्यादा ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का है, तो सर उस केस में लॉन्ग टर्म लीज पे जो अपफ्रंट अमाउंट जाएगा उस पे कोई जीएसटी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मंथली रेंट होगा तो मंथली रेंट पे नॉर्मली जीएसटी आएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा। समझ लीजिए मेरे पास एक जमीन है, मैंने क्या किया, ये एक प्रमोटर था, प्रमोटर मतलब रियल एस्टेट बिल्डर, मैंने इसको क्या किया, मैंने अपनी जमीन का डेवलपमेंट राइट दे दिया। क्या आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा है कि सर अगर आप किसी को डेवलपमेंट राइट देते हो तो हमेशा प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ता है अंडर आरसीएम। क्या आप लोगों को याद है कि सर अगर मेरी जमीन पे बिल्डिंग बनाने का डेवलपमेंट राइट मैंने किसी को दिया है, या सर मैंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स किसी को दिया है, या लॉन्ग टर्म लीज पे अपनी जमीन किसी को दी है, और सर उस पे प्रमोटर ही जीएसटी अंडर आरसीएम पे करता है। यस सर, क्या आप लोगों को याद है? यस सर, गवर्नमेंट ने तो बोला था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बात बोली कि सर समझ लीजिए प्रमोटर ने क्या किया, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया। सर प्रमोटर ने क्या किया, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग को बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ही बेच दिया। मेरे को एक बात बताइए, ये बिल्डिंग का बनाने पे
मतलब बेचने पे क्या जीएसटी आएगा अगर बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही बेच दिया है? सारे जो फ्लैट्स बनाए हैं उनको बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी अगर बेच दिया तो क्या जीएसटी आएगा? यस सर, गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने सारे फ्लैट्स बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर बेच दिया तो सर फ्लैट्स बेचने पे गवर्नमेंट बोल रहा है हम जीएसटी ले लेंगे और ये जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी था इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। यही बोला है गवर्नमेंट ने बोला है अगर फ्लैट्स आपने बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी बेच दिया तो फ्लैट बेचने पे जीएसटी आ जाएगा और ये जो आरसीएम वाला है इस पे जीएसटी नहीं आएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं फिर से आपको समझ लीजिए। मैंने क्या किया, डेवलपमेंट राइट दिया एक बंदे को, ये प्रमोटर था, मैंने इसको डेवलपमेंट राइट दिया या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज पे जमीन दिया। लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 साल और 30 साल से ज्यादा, 30 साल या 30 साल से ज्यादा। तो ये जो बिल्डर है ये जीएसटी अंडर आरसीएम देता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अगर इस बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाया है यहाँ पे वो बिल्डिंग को बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेच दिया, मतलब आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेचेगा तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बिल्डिंग बेचने पे जो प्लॉट बेचेगा, जो फ्लैट्स बेचेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा, तब आरसीएम में इसको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर फ्लैट्स को बेच दिया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर तो सर उस केस में तो जीएसटी आ जाएगा फ्लैट बेचने पे और ये रिवर्स चार्ज में इसको जीएसटी देने का जरूरत नहीं है, उसको एग्जम्पशन दे दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और upfront amount payable in respect of services by way of granting long term lease of 30 years or more। सर ऑन और आफ्टर अगर 1/4/2019 आपने दिया है और सर दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, प्रमोटर को दिया है और प्रमोटर ने उसको सेल कर दिया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, तो इस सिनेरियो में क्या होगा सर, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? ये यहाँ पे क्या बना रहा है, रेसिडेंशियल फ्लैट बना रहा है बेसिकली, और ये फ्लैट्स को बेचेगा तो फ्लैट बेचने पे जीएसटी आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अगर यहां पे जीएसटी आ रहा है तो ये जो डेवलपमेंट राइट जब ये आपसे लेगा उस पे इसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत नहीं है। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब आता है इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटी का सर्विस। चलिए मैं एक ड्राइंग करता हूं, आप बताइएगा क्या हुआ है, क्या क्या ड्राइंग है। ठीक है, मैं ड्राइंग करता हूं, आपको गेस करना है। ठीक है सर, आप बनाते रहिए, हम समझते रहेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या है सर, ये तो समझ में नहीं आया, आप और बनाइए, मैं और बनाता हूं, आप मुझे बताइए ये क्या है सर। ये तो कुछ कुछ अंडे जैसा दिख रहा है। यस और नो एवरीवन? यस सर, ये तो अंडे जैसा दिख रहा है। उसके ऊपर समझ लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक और ड्राइंग करता हूं, मैं बना देता हूं। मेरे को एक बात बताइए, ये कौन है सर? जल्दी जल्दी सोच के बताइए। पहले बोलने वाला बहुत अच्छा प्राणी होगा। जल्दी बताइए मेरे को कि सर ये कौन है और ये कौन है। सर ये है एक मुर्गी और ये है उनके बच्चे, तो इसको हम बोलते हैं इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर। और सर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटी, इनक्यूबेटी। याद रखिएगा, दो डक, नालायक डक किसने बोला, ये मुर्गी है, मुर्गी। ठीक है, सुन, गवर्नमेंट ने बोला है एक होता है इंक्यूबेटर और एक होता है इंक्यूबेटी। ऑस्ट्रिच, नालायक, ऑस्ट्रिच बोलोगे, ये मुर्गी है, मुर्गी, चिकन। ये अंडे हैं, लिख दिया मैंने। अब गैस मत करना सर, ऑस्ट्रिच आ गया, डक आ गया, नालायक सब। देखिए ये है इंक्यूबेटर, ये है इंक्यूबेटर का इंक्यूबेटी। देखिए क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या करता है, मुर्गा क्या करता है, बच्चों के ऊपर, मुर्गा या मुर्गी जो भी है, बच्चों के ऊपर बैठा रहता है और उनको वार्मथ देता है, गर्माश देते रहता है। मतलब सर इंक्यूबेटर कौन होता है, इंक्यूबेटर होता है जो बेसिकली इंक्यूबेट करता है। वो क्या करता है, ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप, आपको मालूम है स्टार्टअप को बड़े होने के लिए वार्मथ का जरूरत होता है। नालायक बच्चा बोल रहा है सर आप मजनू भाई हो क्या, नालायक बच्चे हैं। ठीक है सुनिए, मेरे ड्राइंग के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है सुनिए,
सर ये जो है ये इंक्यूबेटर है और ये कौन है, ये इंक्यूबेटी है। बेसिकली ये स्टार्टअप है। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको बड़े होने के लिए बहुत सारे हेल्प चाहिए होते हैं। सुनिए, ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं इनको हेल्प चाहिए होता है, तो इंक्यूबेटर क्या करता है, इंक्यूबेटर इनको बहुत सारे सर्विसेज देता है, मतलब गरमास देता है, हेल्प करता है ताकि वो ग्रो करे। तो सर इसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं, इसको हम इंक्यूबेटी बोलते हैं। इंक्यूबेटर क्या करता है सर, इंक्यूबेटर इनको सर्विसेज देता है। जैसे इनको अगर मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, सर इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई हेल्प चाहिए, तो इंक्यूबेटर क्या करता है, सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक टेक्नोलॉजी बिजनेस एक सर्विस दिया जा रहा है बाय द इंक्यूबेटर प्रोवाइडेड बाय ए टीबीआई और ए रिकॉग्नाइज्ड एसटीपी और ए बायो इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर तीन टाइप के बोले हैं। एक होता है टीबीआई, टीबीआई मतलब होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। एक होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है। एक होता है रिकॉग्नाइज एसटीईपी, एसटीईपी मतलब साइंस एंड एंटरप्राइज, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एसटीईपी, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में एक इंक्यूबेटर है, वो इंक्यूबेटेड है, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रिकॉग्नाइज्ड इंक्यूबेटर्स हैं। और बायो इंक्यूबेटर है, बायो इंक्यूबेटर। ये तीन टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स हैं। उसके अलावा प्राइवेट इंक्यूबेटर्स भी होते हैं। जैसे रतन टाटा ने अपना फाउंडेशन बना दिया, वो भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम में लोगों को हेल्प करते हैं ग्रो होने में। हम प्राइवेट इंक्यूबेटर्स का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क की, या टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की, या बायो इंक्यूबेटर। ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ये जो भी सर्विसेज देंगे अपने बच्चों को, वो सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। इज माई फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर, अगर एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क है, या सर एक बायो इंक्यूबेटर है जो बायोलॉजी के फील्ड में, बेसिकली बायो के फील्ड में है, तो सर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंक्यूबेशन करता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको हेल्प करता है। सर बायो इंक्यूबेटर बायो रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इनकी जो सर्विसेज होंगी उन पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है सर। अब ये जो स्टार्टअप्स होते हैं सर, इनको भी कोई हेल्प कर दो ताकि ये भी ग्रो कर जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ये जो स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप्स भी तो दुनिया को सर्विस देंगे। जो ये दुनिया में आए हैं तो सर दुनिया में आए हैं तो सर दुनिया में ये सर्विस भी देंगे। तो सर समझ लीजिए इंक्यूबेटर आया दुनिया में 17-18 को, 17-18, 18-19, 19-20। तो गवर्नमेंट ने बोला पहले 3 साल के लिए हम इंक्यूबेटर को भी हेल्प करेंगे। इंक्यूबेटर अगर बाहर दुनिया में लोगों को सर्विसेज दे रहा है, जनरल तो रजिस्ट्रेशन 20 लाख में लेना पड़ता है, लेकिन इनको बोला गया है 50 लाख तक आपको कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला आपका जो पहला 3 साल है 50 लाख तक के टर्नओवर पे जीएसटी नहीं आएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक बात बोला, अगर समझ लीजिए पहले साल में आपने 50 लाख किया, दूसरे ही साल में 80 लाख पहुंच गए, तो तीसरे साल से कोई जीएसटी का एग्जम्पशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक साल में भी 3 साल में 50-50 अगर आपने क्रॉस नहीं किया है, 50 लाख तक का टर्नओवर है, तो कोई आपको जीएसटी नहीं लगेगा, आप जो सर्विसेज देते हो बाहर की दुनिया को। लेकिन अगर कोई भी एक साल में आपने 50 लाख क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट ईयर से जीएसटी का कोई एग्जम्पशन नहीं रहेगा। बेसिकली नेक्स्ट ईयर से आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया कि सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटर, अगर इंक्यूबेटर सर्विसेज दे रहा है, कौन सा इंक्यूबेटर, टीबीआई या एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क या बायो इंक्यूबेटर, ये जो 3 टाइप के मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, उनकी सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर जो बच्चे हैं वो भी तो सर बिजनेस करेंगे, तो बच्चों के बिजनेस पे बोला है कि अगर एक इंक्यूबेटर है सर सॉरी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी, जो किस में लोकेटेड है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के प्रेमाइसेज में लोकेटेड है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क के प्रेमाइसेज में लोकेटेड है, और उनका टर्नओवर अप टू 50 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर है, प्रोवाइडेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्रॉस नहीं किया था 50 लाख,
सर 3 साल तक उनको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर, समझ लीजिए 18-19 में अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया 50 लाख, क्या उनको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा 18-19 में? नहीं बाबा, नेक्स्ट ईयर देखना है। बेसिकली आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर क्रॉस हो गया है तो इस साल से जीएसटी आएगा। तो सर यहां पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर, इस साल के लिए लास्ट ईयर था 50 लाख, मतलब क्रॉस नहीं किया था, लेकिन इस साल के लिए अगर देखोगे तो लास्ट ईयर का क्रॉस कर गया है, हेंस इस साल से जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए बाबा, मजनू भाई का ड्राइंग कैसा लगा, और आगे बताइए क्या आप लोगों को ये पॉइंट सब क्लियर हो गया है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नालायक एग्जाम में ना मजनू भाई के ड्राइंग से याद आएंगे। सर आप मजनू भाई हो। यस एवरीवन, क्या यहां तक पूरा क्लैरिटी आ चुका है? क्या हम आगे चल सकते हैं? लेकिन आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने इनक्यूबेटी जो टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के अंडर है या सर एसटीईपी के साथ है, मतलब उनके प्रेमाइसेस में लोकेटेड है, उनकी सर्विसेज को एग्जाम किया है। यहां इनक्यूबेटी अगर बायो इनक्यूबेटर के साथ है, सर बायो के फील्ड वाले को कोई एग्जाम्शन नहीं दिया है। याद रखिएगा, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क के अंडर है तो एग्जाम्शन मिल रहा है, अगर एसटीपी के अंडर है तो भी एग्जाम्शन मिल रहा है, लेकिन बायो इंक्यूबेटर के अंडर इंक्यूबेटी है तो कोई एग्जाम्शन नहीं दिया गया है उनका। तो अगर 20 लाख का टर्नओवर भी क्रॉस हो गया तो जीएसटी आ जाएगा। देखिए यहां क्या बोला है, जब इंक्यूबेटर का सर्विसेज का बात किया तो 3 इंक्यूबेटर को बाहर कर दिया, लेकिन इंक्यूबेटी का जब बात किया तो बोला अगर इंक्यूबेटी लोकेटेड है कहां, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के प्रेमाइसेस में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज पार्क में, तो ही एग्जाम्शन है अप टू 50 लाख रुपीज पर एनम। यस सर, लेकिन प्रोवाइडेड लास्ट ईयर का टर्नओवर क्रॉस नहीं हो गया था 50 लाख रुपीज, पहले 3 साल तक जीएसटी का एग्जाम्शन रहेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ड्राइंग को अच्छे से लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, ध्यान में रख लेना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट न्यूज जर्नलिस्ट, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। सुनिए बाबा, क्या होता है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मेरे पास एक न्यूज है, ताजा खबर है, अगर मैं वो खबर किसी कंपनी को भेज देता हूं, न्यूज कंपनी को, तो मेरा जो सर्विस है उस पर मैं कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। अगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो अगर कोई न्यूज प्रोवाइड करते हैं, या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, ये सब न्यूज बैंक होते हैं जहां आप जाके न्यूज वगैरह ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो ये जो न्यूज एजेंसीज होते हैं ना, ये यहां से न्यूज खरीदते हैं। तो सर अगर कोई न्यूज कंपनी को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कोई सर्विस दे रहा है, या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोई सर्विस दे रहा है, या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, तो ये जो न्यूज देने वाला है, इंडिया में न्यूज एंड व्यूज हमेशा फ्री होता है। याद रखिएगा, न्यूज एंड व्यूज, व्यूज मतलब मेरा ओपिनियन, मेरा नजरिया। बाबा इंडिया में न्यूज एंड व्यूज हमेशा फ्री है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, वो अगर न्यूज कलेक्ट करके किसी को दे रहे हैं तो वो कोई जीएसटी अपनी सर्विस पे चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बोलता है सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन फॉर ए बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने मुझे सर्विस दिया है विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस एग्जीबिशन जो आउटसाइड इंडिया होने वाला है। तो सर गवर्नमेंट बोल रहा है जब बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होने वाला है तो इस व्यक्ति की जो सर्विसेज है उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। मेरे को एक व्यक्ति ने हेल्प किया कि जो बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होने वाला है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं, उसने अगर कोई चार्जेस लिए हैं तो जीएसटी नहीं लेगा। उसके बाद सर सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप और स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो समझ लीजिए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, या सर इंडियन यूनिवर्सिटी है, कोई इंडियन यूनिवर्सिटी है, या सर कोई इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड है, इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड है। इन्होंने क्या किया है, कोई कोई समझ लीजिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया है, स्पोर्टिंग इवेंट। समझ लीजिए मैं एज ए कंपनी ये स्पोर्टिंग इवेंट में स्पॉन्सर करता हूं अमाउंट, और ये क्या करते हैं मेरे को स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन
स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, या सर इंडियन यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, ये बोल रहे हैं सर दीजिए 10 लाख रुपए, पूरा जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है उसमें आप ही का नाम दिखेगा हर जगह। तो ये स्पोर्टिंग इवेंट जब होंगे तो ये स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं, बोल रहे हैं सर आपका ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, बेसिकली पूरा इवेंट आपके नाम पे ही होगा। तो सर उसके लिए अगर मैं इन्हें कोई अमाउंट दे रहा हूं तो सर उसकी सर्विसेज हमेशा एग्जेंट रहेंगी, इस पे ये कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। देखिए क्या बोला है, सर्विसेज बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, तो सर उनकी सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, समझ लीजिए, ये है यस नालायक। सर यस नालायक को बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। यस नालायक बोला आज मुझे मुर्गी खाने का मन। सर मैं तो वेजिटेरियन हूं। हाँ बाबा, क्लासरूम पर्पस के लिए तू मुर्गी खाने लग जा, क्लासरूम पर्पस के लिए, ठीक है, नहीं तो तेरे पापा मम्मी मेरे को मारेंगे, ठीक है। सुन ले, यस के पास एक मुर्गी है, ये यस ने मुर्गी को पकड़ रखा है, ठीक है। यस बोला आज मुर्गी खाने का मन हो रहा है, ठीक है, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस। तो इसने क्या किया, इसने एक बंदे को बुलाया, बोला सर आप आइए। सर नहीं, आप आइए, अपना तलवार लेके आइएगा, मतलब मुर्गी काटने वाला हथियार लेके आइएगा, मेरे लिए मुर्गी को काट दीजिएगा, मुर्गी को हलाल कर दीजिएगा और मैं आपको दे दूंगा 100 रुपए। इसने आपको सर्विस दिया बेटा, इसने आपको सर्विस दिया है, यस सर, और उसके बदले ये कभी भी आपसे जीएसटी नहीं लेगा, क्योंकि सर बिना, अरे ठीक है, पैर बांधे हुए हैं। कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं मुर्गी के पैर। सर आप कितने गंदे ड्राइंग करते हो। यस बाबा, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इसने क्या किया, इसने आपकी मुर्गी को काट दिया। तो सर जो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल का सर्विसेज होता है, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट इनसे जीएसटी मांगेगी? गवर्नमेंट ने बोला इनसे जीएसटी मांगेंगे, इनके हाथ में क्या है दिख रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने बोला इनसे कभी हम जीएसटी नहीं मांगेंगे। तो ये जो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल का सर्विसेज है, स्लॉटरिंग मतलब एनिमल काटने का जो सर्विस है, उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेट मिशन, जो ये फॉरेन डिप्लोमेट मिशन होते हैं, ये जो इंडिया में प्लेस्ड है, ये इंडिया के बाहर के लोग हैं जो अपनी कंट्री को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली उनको हम फॉरेन डिप्लोमेट मिशन बोलते हैं। यूएस का एक फॉरेन डिप्लोमेट मिशन इंडिया में रहेगा, ताकि इंडिया में जो यूएस के लोग हैं उनको अगर कोई भी तकलीफ हो गया तो फॉरेन डिप्लोमेट मिशन के पास जा सकते हैं। तो ये फॉरेन डिप्लोमेट मिशन अगर कोई भी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज बाय, एग्जाम में क्या बोलेंगे मैं बताता हूं। यस ने सर्विस दिया, सर्विसेज गिवन टू फॉरेन डिप्लोमेट मिशन, याद रखिएगा इस पे जीएसटी आएगा। वो अगर सर्विस देते हैं तो जीएसटी नहीं आता, कोई अगर उनको सर्विस देता है तो जीएसटी नॉर्मली आता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए, एक बच्चा है, नालायक बच्चा था, बहुत ही नालायक बच्चा था, पढ़ता वढ़ता नहीं था, फेल हो गया। तो सर ये नालायक बच्चे ने बोला आईसीआई के अगेंस्ट मैं जाऊंगा, और इसने ये गया आरटीआई में, और सर आरटीआई में एक एप्लीकेशन डाला। तो आरटीआई जब इसको एक सर्विस दे रहा है, इससे एक फीस लेगी। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर अगर आप एप्लीकेशन डालते हो तो आपको आरटीआई बेसिकली सर्विस देता है। क्या सर्विस? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, उसके अगेंस्ट ये आपसे फीस लेते हैं 10 रुपए का, वो फीस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। यही बोला है सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये सर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर आपके पेपर में आपको इतने मार्क्स आए थे, ये ले पेपर। तो सर ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सर उसके लिए आपसे जो भी फीस लेंगे उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। समझ लीजिए आईसीसी को आप जानते हो। यस सर, आईसीसी एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। अब सुनिए, आईसीसी के लिए विराट कोहली क्या करता है? विराट कोहली खेलता है। तो सर विराट कोहली ने आईसीसी को सर्विस दिया, और आईसीसी क्या करता है, इनको पर गेम एक फीस देता है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए का। तो ये जो विराट कोहली का सर्विसेज है टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, आईसीसी एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, और सर उसको जब ये सर्विस देता है उसके अगेंस्ट ये कुछ भी पैसा ले रहा है, तो सर इसकी सर्विस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। यही बोला है इन्होंने, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाई प्लेयर रेफरी। समझ लीजिए कोई रेफरी है, अरे आईसीसी को तो रेफरीज की जरूरत पड़ती है। यस सर, रेफरी है, अंपायर है,
यस सर। तो ये लोग जो सर्विस देते हैं इनको आईसीसी वगैरह को, जो भी इंटरनेशनल और ये जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडीज होते हैं, उनको जो भी सर्विसेज देता है उनके अगेंस्ट जो भी पेमेंट ये करेंगे, इनको 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 उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। याद रखिएगा एग्जाम में, अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है और उसको कोई सर्विसेज दे रहा है, समझ लीजिए प्लेयर ने सर्विसेज दिया, अंपायर ने कोई सर्विसेज दिया, सर रेफरी ने कोई सर्विसेज दिया, और उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट पे करेंगे ये सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, अगर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है तो। अगर समझ लीजिए एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया तो बाबा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देता है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। क्या लिखा है देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय ए प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर और वन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो जीएसटी नहीं आएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि किस पे नहीं आएगा, एग्जाम में बोलेंगे सौरभ गांगुली एक सेलेक्टेटर है, उसने सर्विसेज दे दिया समझ लीजिए आईसीसी को, तो सर उस पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा उसको। सर समझ लीजिए आज एक बंदा है, समझ लीजिए वीरू अपना, अरे वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, उसने बोला सर मैं कमेंटेटर बन जाता हूं, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया। बेटा वीरेंद्र सहवाग अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देगा तो उस पर जीएसटी आएगा। याद रखिएगा, सिर्फ प्लेयर का सर्विसेज, रेफरी का सर्विस, अंपायर का सर्विस, कोच का सर्विस, टीम मैनेजर का सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं आता। एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देता है तो भी जीएसटी नहीं आता। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद सर्विसेज बाय ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी। सर समझ लीजिए एक एंटिटी है जो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, ठीक है, एनजीओ है जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्विसेज दिया अपने मेंबर्स को, एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटी में तो मेंबर्स होंगे, ठीक है सर, उन्होंने क्या किया, सर्विसेज दिया अपने मेंबर्स को और मेंबर से ले लिया रजिस्टर्ड, जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो रजिस्टर्ड है, और उन्होंने सर्विसेज दिया अपने मेंबर को बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन्होंने बोला, नॉन प्रॉफिट एंटिटी ने बोला मेंबर्स के लिए हम कुछ कुछ करेंगे। समझ लीजिए यहाँ एक ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन, ऑटो वगैरह का ट्रेड यूनियन होता है, उन्होंने क्या किया, एक ट्रेड यूनियन बना लिया है, और सर ट्रेड यूनियन में ये सारे लोग मेंबर्स हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने सप्लाई के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है और मेंबर से कोई भी अमाउंट लेता है तो उस पर जीएसटी आएगा, वो सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, अगर समझ लीजिए एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, उसने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दिया बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन, सो ट्रेड यूनियन है, उसने सर्विसेज दिया अपने मेंबर्स को, ऑटो वाले जो भाई हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो ट्रेड यूनियन में जा सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेड यूनियन जो बना है, अरे बाबा ट्रेड यूनियन जो बनेगा उसका खर्चा तो है, तो ट्रेड यूनियन का जो भी खर्चा है वो एक दूसरे में बांट लेते हैं, लेकिन बांटते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं, साल का 100 रुपया देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला ये जो सर्विस है इस पे जीएसटी नहीं आएगा, जो ये ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, ऑल्दो ये सप्लाई है लेकिन इस पे जीएसटी नहीं आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस एवरीवन, क्या हम 100% क्लियर है यहां तक? यस सर, 100% क्लैरिटी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप आओगे तो सर जो नेक्स्ट वाला इधर है कि सर अगर समझ लीजिए एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, कैसे दे रहा है? बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके लिए सर वो एंटिटी या तो ट्रेड यूनियन है या फिर वो एंटिटी ऐसे काम करती है फॉर कैरिंग आउट एन एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट, मतलब ये एंटिटी का काम ही है
ट्रेड यूनियन नहीं है, ये एंटिटी इसीलिए बनाई गई है ताकि एग्जम्प्ट एक्टिविटीज कैरी आउट कर पाए। तो सर ये बेसिकली अपने मेंबर्स के लिए कुछ एग्जम्प्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। और सर क्योंकि एक्टिविटी एग्जम्प्ट है तो इनसे अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन लेगी तो उस सर्विस पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। आपने एक एंटिटी बना दिया, वो एंटिटी क्या करता है, जो एग्जम्प्ट सर्विसेज है वो सप्लाई करता है, अपने मेंबर्स को ही सप्लाई करता है और मेंबर से थोड़ा पैसा ले लेता है। तो गवर्नमेंट ने बोला उस एक्टिविटी पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझ लीजिए। समझ लीजिए एक अपार्टमेंट है, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में क्या होता है ना, अपार्टमेंट में रहते हैं लोग, ठीक है। अपार्टमेंट में रहते हैं मेंबर्स, फ्लैट ओनर्स है, ये फ्लैट है, फ्लैट में लोग हैं, ठीक है। पहले ही बता देता हूं, फिर बोलोगे मजनू भाई है क्या क्या ड्राइंग बना रहा है। समझ ले, ये 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट में 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग देखते हैं यहां पे स्विमिंग पूल है, यहां स्विमिंग पूल है, ये गार्डन एरिया है, ये सर लिफ्ट वाला एरिया है, सर यहाँ जो स्टेप्स है उनका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक एसोसिएशन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन इन लोगों ने मिलके बनाया है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये अपार्टमेंट का क्लीनिंग वगैरह कराना है, तो सर अपार्टमेंट का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ एसोसिएशन कराएगा। अपार्टमेंट में समझ लीजिए ये जो स्विमिंग पूल था इसमें लोग नहीं तैर रहे हैं, मछलियां तैर रही हैं, तो उसका क्लीनिंग वगैरह होना पड़ेगा, गार्डन वगैरह मेंटेन होना पड़ेगा। कॉमन एरिया, क्या आपको लगता है कॉमन एरिया में आप झाड़ू लगाओगे? नहीं सर, हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो अपने घर में लगाएंगे, कॉमन एरिया में कौन लगाएगा? तो सर कॉमन एरिया को तो मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग गंदा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये लोग एक एसोसिएशन बना देते हैं और ये लोग बोलते हैं कि सर समझ लीजिए शर्मा जी ने यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का घर ले रखा है, सर समझ लीजिए यहाँ पे सोनी जी ने 2000 स्क्वायर फीट का घर ले रखा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर इस केस में क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जैसे जैसे रहते हैं उस ये अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या करेगी, क्लीनर को बुलवाएगी, कोई डीप क्लीनिंग वाले को बुलाएगी, सर स्विमिंग पूल क्लीन करने वाले को बुलाएगी, और सर ये क्या करेगी, अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का समझ लीजिए 10,000 रुपए का खर्चा हो गया महीने का। तो ये क्या करती है, ये जो मेंबर्स है ना इनको बोलेगी सर आप लोग 1000 रुपए सब कंट्रीब्यूट कीजिए, 1000 रुपए, समझ लीजिए सब 1000 स्क्वायर फीट के घर में ही रहते हैं, तो सबको बोला आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग 10 लोग हो। तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो सर एसोसिएशन मीन्स ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अगर मेंबर्स को सर्विस दे रहा है और मेंबर से कुछ अमाउंट ले रहा है तो ये भी एक सप्लाई है। क्या आप लोगों को ये इतना याद आ रहा है? जल्दी बताइए मुझे, क्या आप लोगों को इतना याद आ रहा है कि मेंबर्स को जब सप्लाई कर रहा है सर्विस, उसके अगेंस्ट एक पैसा ले रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए सप्लाई। यस एवरीवन, क्या आप लोगों को इतना याद है कि सर अगर मेंबर्स को सर्विस दे रहा है एसोसिएशन और मेंबर से कुछ पैसा ले रहा है तो ये भी एक सप्लाई है। अंडर सेक्शन नंबर 71AA हमने पढ़ा था। यस सर ये सप्लाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है इस सप्लाई पे जीएसटी नहीं आएगा अगर सिर्फ 7,500 रुपीज तक ले रहा है पर मंथ पर मेंबर। देखिए क्या बोल रहा है, अगर up to 7,500 per month per member for sourcing of goods or service from a third person for the common use of the member in a housing society। तो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, एसोसिएशन का काम पैसा कमाना नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, उनको यूज करते हैं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, जो बेसिकली एक अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, और इनसे हर महीना कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ये कंट्रीब्यूशन 7,500 पर मंथ है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। क्या बोला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बोला अगर यहां पे चार्ज किया जा रहा है 7,500 पर मंथ पर मेंबर तो जीएसटी नहीं आएगा। इज माई पॉइंट 100% क्लियर टू ऑल? यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब क्या हुआ ना, इधर अब एक सर्कुलर आया। चलिए सर्कुलर को आपको समझा देता हूं। 5 पैराग्राफ है सर्कुलर के टेक्स्ट बुक में, पांचों पैराग्राफ को 5 लाइन में मैंने समराइज कर दिया है, समझ में इजीली आ जाएगा, सुनते रहिए बस। सर अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं
ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो सर कितने तक एग्जाम्पशन है? गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा, गवर्नमेंट ने बोला सर पहले ही बता दिया था 7,500 तक एग्जाम्पशन है। पहला क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया कि सर सप्लाई ऑफ सर्विस जब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन करता है, अपने मेंबर्स को देता है, अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर चार्ज करता है, तो एग्जाम्पशन रहेगा। उसके बाद लोगों ने पूछा सर एक बात बताइए, ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन क्या करती है? पर मेंबर चार्ज कर रही है 7,500, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं सर, अगर ये एसोसिएशन समझ लीजिए पर मेंबर पर मंथ चार्ज कर रही है 7,500 नहीं 10,000 रुपीज, तो क्या होगा? लोगों ने पूछा अगर ये एसोसिएशन चार्ज कर रही है 10,000 रुपीज, तो सर क्या जीएसटी आएगा? यस और नो, बताइए। अगर ये मेंबर से चार्ज कर रही है 10,000 रुपीज, तो क्या जीएसटी आएगा? यस और नो। तो लोग गवर्नमेंट ने बोला कि सर आपको 10,000 रुपीज से पहले एक बात देखना है कि सर अगर अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही तो जीएसटी आएगा। देखिए 10,000 रुपए करके यहां से 10 मेंबर है, मतलब 10,000 रुपीज 10 मेंबर से पर मंथ 1 लाख रुपीज हुआ। पर एनम अगर आप देखोगे तो इंटू 12 मतलब 12 लाख का ही सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। तो सर इस केस में तो अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया हुआ है तो 10,000 चार्ज करे या 12,000 चार्ज करे कोई मैटर नहीं करता है। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? आपको ध्यान रखना है कि सर एसोसिएशन रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस 10,000 7,500 से ज्यादा चार्ज कर रहा है तो ही जीएसटी आएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, समझ लीजिए ये एक अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और इसमें ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड पर्सन है क्योंकि इसका टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन, इसका टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है 20 लाख और ये रजिस्टर्ड है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये 7,500 चार्ज कर रही है, क्या जीएसटी चार्ज करेगी? बताइए। अरे ये रजिस्टर्ड है, क्या जीएसटी चार्ज करेगी 7,500 पे? बताइए। अरे सर तभी तो एग्जम्पशन बोला है सर गवर्नमेंट ने कि अगर 7,500 चार्ज कर रही है तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर समझ लीजिए अब, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी है, और अब अगर समझ लीजिए 8,000 रुपए चार्ज कर लिया, 8,000 चार्ज कर लिया, तो सर अब जीएसटी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि पहला बात अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, और सेकेंडली 7,500 से ज्यादा चार्ज कर रही है तो ही जीएसटी आएगा। समझ लीजिए एसोसिएशन ने अब 8,000 रुपए लिया है तो याद रखिएगा सर अब तो जीएसटी आएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ कि सर अगर एक एसोसिएशन सर्विस दे रहा है अपने मेंबर्स को और सप्लाई पैसे ले रहा है अप टू 7,500 तो जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और 7,500 ले रहा है तो भी जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर 7,500 क्रॉस कर गया तो सर टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने 8,000 लिया, सर 7,500 तक तो एग्जम्पशन है, 500 रुपए पे जीएसटी लेगा या 8,000 रुपए पे पूरे पे जीएसटी लेगा? बताइए। 8,000 रुपए पूरे पे जीएसटी लेगा या सिर्फ 500 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं उस पे लेगा? सर पूरे अमाउंट पे जीएसटी लेगा, क्योंकि अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर एग्जेम्प्ट है। अगर वो अमाउंट क्रॉस हो गया तो एंटायर अमाउंट पे जीएसटी आ जाएगा। देखिए यहां क्या बोला है, यहां बोला है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन is required to pay GST only if subscription charges are more than 7,500 per month per member and aggregate turnover of the resident welfare association by supplying goods or service has exceeded 20 lakh rupees। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सर ये जो एसोसिएशन है ये अगर समझ लीजिए अमाउंट एक्सीड हो गया, अगर अमाउंट एक्सीड हो गया तो जीएसटी क्या पूरे अमाउंट पे आएगा? यस बाबा, अगर एसोसिएशन ने 8,000 रुपए चार्ज कर लिए तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब समझ लीजिए मैं एक एसोसिएशन में रहता हूं, मैं एक अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन में रहता हूं। अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड पर्सन भी है और वो चार्ज कर रही है 7,500, लेकिन सर पता है ये दोनों फ्लैट तो मेरे ही हैं, ये दोनों फ्लैट मेरे हैं, दो अलग अलग फ्लैट ओनर नहीं है, मैं एक ही ओनर हूं दोनों फ्लैट का।
मैंने क्या किया, अब 2 फ्लैट का ओनर मैं हूं, तो मैंने 7,500 इंटू 2 15,000 रुपीज पे किया है, क्योंकि मैं तो 2 फ्लैट का ओनर हूं। अब लोगों ने पूछा कि सर अब क्या जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपए चार्ज किए हैं। अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्विस दिया है और पैसे ले रहा है 7,500 ही ले रहा है, लेकिन 2 फ्लैट है इसलिए 7,500 प्लस 7,500 15,000 लिए हैं, तो क्या जीएसटी पूरे अमाउंट पे आएगा, क्योंकि अमाउंट तो 7,500 से एक्सीड हो गया। गवर्नमेंट ने बोला नलायक, हर एक फ्लैट एक अलग पर्सन है, आप ऐसे नहीं देखोगे, आप देखोगे हर एक फ्लैट के लिए कितना चार्ज किया है। देखिए सीलिंग लिमिट ऑफ 7,500 पीएम स्क्वायर पर मंथ पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, मतलब हर एक अपार्टमेंट को देखना है आपको। अगर एक अपार्टमेंट से सिर्फ 7,500 लिया है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, चाहे आपके 4 अपार्टमेंट है, आपने 30,000 भी दिए हैं, जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक अपार्टमेंट वाइज 7,500 से एक्सीड नहीं किया। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब मैं आपसे पूछता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन भी हूं, और हम क्या करते हैं, हम अपने लोगों से चार्ज करते हैं 10,000 रुपए। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, 10,000 रुपए अगर चार्ज कर रहा है, क्या जीएसटी आएगा? एसोसिएशन ने अपने मेंबर को सर्विस दिया और 10,000 रुपए ले रहा है, सर्विस दिया और 10,000 रुपए ले रहा है, क्या जीएसटी आएगा? जल्दी 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 बताइए, ये जो सर्विस है क्या इस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? यस सर, जीएसटी तो आएगा। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला जब जीएसटी आएगा तो एसोसिएशन जो भी खरीदता है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। समझ लीजिए, एसोसिएशन ने कोई प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बिंग का सर्विस दिया, सर कोई क्लीनर को बुलाया, क्लीनिंग का सर्विस लिया, जो भी खरीदेगा उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा अगर जीएसटी चार्ज कर रहा है। अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा है तो इनपुट सर्विस पे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अगर जीएसटी चार्ज कर रहा है तो इनपुट एंड इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड जो भी खरीदता है उस पे जीएसटी क्रेडिट भी मिलेगा। देखिए, Resident Welfare Association are entitled to take input tax rate of GST paid on capital goods and services। ITC ले सकता है अगर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, और सर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो सर आईटीसी भी नहीं ले सकता। इज माई पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब नेक्स्ट जो सर्विस है वो गवर्नमेंट बोल रहा है सर्विसेज बाय नॉन प्रॉफिट एंटिटी। समझ लीजिए, एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, ये है एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है सर। इसने क्या किया, अपने मेंबर्स को सर्विसेज दिया और मेंबर से क्या कर रहा है, 1,000 रुपए पर एनम ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो सर्विस देगा अपने मेंबर को उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय नॉन प्रॉफिट एंटिटी एंगेज्ड इन एक्टिविटी फॉर वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर फार्मर्स प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस। बाबा, नॉन प्रॉफिट एंटिटी का काम क्या है? ये बेसिकली क्या कर रहा है, एंगेज इन एक्टिविटीज वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल। क्या वेलफेयर कर रहा है? इंडस्ट्री का वेलफेयर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर का वेलफेयर के लिए सेटअप किया गया है सर, फार्मर्स का वेलफेयर के लिए सेटअप किया गया है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड के लिए सेटअप किया गया है, कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटी प्लांट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और ये सर्विस दे रहा है अपने मेंबर्स को, और मेंबर से ले रहा है 1,000 रुपए पर एनम पर मेंबर, तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है और वो ये सारे काम कर रही है, और मेंबर जो है उनसे सिर्फ 1,000 रुपए ले रही है साल का। तो गवर्नमेंट ने बोला बहुत छोटा अमाउंट है, जीएसटी चार्ज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। समझ लीजिए, मैं आपको बोलता हूं, यहां है यश, ठीक है। यश को गवर्नमेंट ने क्या किया, यश को गवर्नमेंट ने दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या होता है, लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है कि सर आप अपना घर बनवाइए, हम आपको थोड़ा पैसा देंगे। समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने छोटा मोटा एक अमाउंट मिल जाता है, बेसिकली एक छोटा अमाउंट मिल जाता है, 1-2 लाख रुपए का हेल्प मिल जाता है। तो आपको घर बनवाना है, यश को
घर बनवाना है। तो यश ने क्या किया, यश बोला सामान वगैरह गुड्स तो मैं खरीद के ले आऊंगा, लेकिन मेरे को पकड़ा और मेरे को बोला सर मुझे लेबर सप्लाई कीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लेबर सप्लाई करूंगा। और सर अगर मैं इनको लेबर सप्लाई कर रहा हूं तो जो भी इससे अमाउंट चार्ज करूंगा, मैं किससे, यश से मैं अमाउंट चार्ज कर रहा हूं। बेसिकली यश ने क्या किया, सीमेंट ब्रिक्स वगैरह तो खरीद लिए, मेरे को बोला सर आप सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर दीजिए मेरे को, ताकि मैं अपना घर बना पाऊं। गवर्नमेंट ने बोला रमेश तू जब इसको लेबर प्रोवाइड कर रहा है प्लीज कोई जीएसटी चार्ज मत करना, क्योंकि अगर तू लेबर सप्लाई करने पे जीएसटी चार्ज कर लेगा ना, इसके लिए घर बनाना महंगा पड़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला जब भी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दे रहा है किसी को, किसको, for construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, alteration, or any other original work pertaining to beneficiary led individual housing construction or enhancement under the Housing for All mission और प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के अंतर्गत या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट से पैसे मिले थे, अब आप घर बनाने वाले हो। जस्ट इमेजिन अगर आपसे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने जीएसटी लेके गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया तो क्या मतलब हुआ गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने का। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर जब एक व्यक्ति घर बना रहा है हम उसे पूरी पूरी हेल्प करेंगे, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसे लेबर देगा तो सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर कोई जीएसटी चार्ज उसे नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो उसका घर बनाना महंगा पड़ जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट समझ में आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आपको गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प दिया था ताकि आप अपना घर बनवा पाओ, या फिर देखिए या तो आप नया घर बनवाओ, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क मतलब आप अपना नया घर बनवा रहे हो, या आप अपने घर का रिनोवेशन करा रहे हो, मतलब घर का सुधार करा रहे हो। दोनों ही पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, चाहे आप ओरिजिनल वर्क हो चाहे रिनोवेशन का काम हो। सर अगर किसी ने आपको लेबर सप्लाई किया है और आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो प्लीज जीएसटी मत दीजिएगा, क्योंकि आप अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए मैंने यहां पे बोल दिया है, अगर कोई services by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, alteration of civil structure और एनी अदर ओरिजिनल वर्क, मतलब नया घर बनवा रहे हो या रिनोवेशन करा रहे हो, pertaining to beneficiary led हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सर ये जो भी आपको सर्विसेज दे रहा है रिनोवेशन रिलेटेड या सर ओरिजिनल वर्क रिलेटेड, बेसिकली लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है आपके साथ, लेबरस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो भी चार्जेस लेगा उस पर जीएसटी नहीं लेगा। मैंने बोला सर ये तो गजब बात हो गई, मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, मेरे को तो हेल्प नहीं कर रहे हो, क्या मेरा घर नहीं है, क्या मुझे घर नहीं चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बाबा आपका घर भी बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई एक बंदा अपना एक सिंगल रेजिडेंशियल हाउस बना रहा है, सिंगल रेसिडेंशियल हाउस मतलब अपना रहने का घर बनवा रहा है, तो सर अगर एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और उसने उसको लेबर सप्लाई किए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर नहीं आ रहा बाबा। नॉर्मली अगर समझ लीजिए मुझे घर बनाना है, मैं अपने फैमिली और मेरे रहने के लिए घर बनवा रहा हूं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोला लेबर सप्लाई कर दे, तो सर उस केस में भी वो मुझसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। देखिए यहां क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल हाउस। तो सर अगर किसी ने मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई किया है और मैं अपना रहने का होम स्वीट होम बनवा रहा हूं, तो सर उस केस में जीएसटी नहीं आएगा।
लेकिन बात याद रखिएगा, यहां ऊपर जब हमने पढ़ा था तो चाहे आपको ओरिजिनल वर्क के लिए, नए घर के लिए कोई सप्लाई कर रहा है, चाहे रिनोवेशन के लिए आपको सप्लाई कर रहा है, दोनों ही केस में वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन सर अगर अपना सिंगल रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हो तो सर याद रखिएगा, ओरिजिनल वर्क अगर है, मतलब नया घर बनवा रहे हो, तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर घर का रिनोवेशन करा रहे हो और किसी ने आपको लेबर सप्लाई किए हैं तो सर वो तो जीएसटी चार्ज आपको करेगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है? यस सर, कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट समझ में आ गया है। चल बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं एक प्रमोटर हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, अपार्टमेंट बना रहा हूं, और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला मुझे एक काम कर, तू बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर सप्लाई कर। क्या यहां पे भी कोई एग्जम्पशन एप्लीकेबल है या यहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? आपको ध्यान रखना है, एग्जम्पशन सिर्फ सिंगल रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, मतलब जिस हाउस में एक सिंगल मीटर होता है, सिंगल फैमिली रहने वाली है। कैसे डिफाइन करोगे सिंगल रेजिडेंशियल हाउस? सर जिसमें एक सिंगल फैमिली रहने वाली होती है, जिसका एक सिंगल इलेक्ट्रिक का मीटर होगा, सिंगल पानी का मीटर होगा। सर 10 फैमिली रह रही है बाबा, उसके लिए अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करेगा, लेबर सप्लाई करेगा, तो जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है सर्विसेज रिसीव फ्रॉम ए सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी और इंडिविजुअल फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। क्या आप लोगों को याद है, मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में बोला था, अगर इंडिया के बाहर से आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, बिजनेस आपने, अगर कोई यूएस से कोई बंदा है, उसने इंडिया में अगर आपको सप्लाई किया है सर्विस, सर इंडिया में अगर आपको कोई सप्लाई किया है सर्विस, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आपने वो सर्विस लिया है बिजनेस पर्पस के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, सर अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो जीएसटी अंडर आरसीएम आता है। और मैंने आपको बोला था नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एग्जम्पशन दिया गया है, ये मैंने आपको सप्लाई चैप्टर में ये एग्जम्पशन पढ़ाया था। क्या आप लोगों को ये याद आ रहा है कि सर अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो बिजनेस पर्पस तो जीएसटी आएगा, नॉन बिजनेस पर्पस तो एग्जम्पशन है। मैंने आपको सप्लाई चैप्टर पढ़ाने के समय ये पढ़ाया था, नालायक भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने यहां बोला था कि सर अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, फॉर ए कंसिडरेशन हो रहा है, बिजनेस पर्पस तो सप्लाई है, बिजनेस देगा जीएसटी अंडर आरसीएम। लेकिन अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो भी सप्लाई है, लेकिन उसका जीएसटी एग्जम्प्टेड था। लेकिन फिर मैंने बोला था अगर ओआईडीआर सर्विसेज इंडिया के बाहर से नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को दिया जाएगा तो एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। ओआईडीआर सर्विसेज पे ओआईडीआर जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ये सेम एग्जम्पशन जो मैंने आपको यहां पढ़ाया था, मैंने एक्चुअली एग्जम्पशन के चैप्टर से उठा के पढ़ाया था। आ जाइए एग्जम्पशन के चैप्टर में, देखिए यहां बोला गया है अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और वो सर्विस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और इंडिविजुअल फॉर गवर्नमेंटल, एक सेकेंड, हाँ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी होगा, ठीक है, एजेंसी नहीं, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी होगा, ठीक है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर सर्विस दे रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो इस केस में मैंने बोला था एग्जम्पशन है। तो सर समझ लीजिए अगर एक बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो इंडिया में कोई सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है सर?
अगर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, या किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, बेसिकली इंडिविजुअल को बेसिकली दे रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो सर इस केस में क्या होगा, कोई जीएसटी अंडर आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको बोला ठीक है, उसके बाद इधर लिखा हुआ है अगर दे रहा है एक 12AA, बाबा 12AA मतलब 12AA में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसको अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर से दे रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर सर्विसेज दे रहा है इंडिया के बाहर से, किसको, 12AA रजिस्टर्ड जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको, या 12AB भी आप लिख लो ताकि आपको याद रहे कि 12AA और 12AB वाले इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, तो सर इस केस में एग्जम्पशन आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अगर कोई व्यक्ति है, मैं हूं इंडिया में, मैंने क्या किया, एक यूएस के व्यक्ति से कांटेक्ट किया, इसको बोला ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे को सर्विस चाहिए, इस यूएस के व्यक्ति ने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेज दे दिया। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से मैंने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही सर्विसेज दिलवा दी, तो सर वो सर्विसेज जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में दिए गए हैं उस सर्विस पे भी कोई जीएसटी इंडिया में नहीं आएगा। आपको याद रखना है हमेशा कि सर अगर एक व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर से सर्विस दे रहा है टू नॉन बिजनेस एंटिटी, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या इंडिविजुअल फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो एग्जम्पशन है। अगर इंडिया के बाहर से कोई व्यक्ति दे रहा है सर्विस टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो भी एग्जम्पशन है। अगर इंडिया के बाहर से एक व्यक्ति सर्विस दे रहा है इंडिया के बाहर ही, तो सर क्योंकि दोनों बाहर है तो उसमें भी कोई जीएसटी इंडिया में नहीं लगेगा। उसके बाद और तो बाई ए सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू ए पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यहां बोला है एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये जो एग्जम्पशन है, ये जो एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन नहीं, ये जो एग्जम्पशन है आपको लिखना पड़ेगा, ये एग्जम्पशन नहीं लगेगा अगर ओआईडीआर सर्विसेज दी जा रही हैं। सर ओआईडीआर सर्विसेज अगर दी जा रही हैं टू होम, एनटीओआर, या दी जा रही हैं टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में याद रखिएगा ओआईडीआर नेटफ्लिक्स इंडिया के बाहर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये पॉइंट याद आ रहा है? ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट आप लोगों को याद आ गया? यस सर, जब आपने हमें सप्लाई का चैप्टर पढ़ाया था तब आपने ये ऑलरेडी बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस दिया जा रहा है बाय ए वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन, सीएस मतलब कस्टम स्टेशन इन इंडिया। चलिए पूछता हूं मैं आपसे, आप बताइए, इंडिया के बाहर से एक फॉरेन शिपिंग कंपनी है, उसको मैंने बोला मेरा सामान यूएस में है, उसको अपनी जहाज में डाल के मुझे इंडिया ला दे। तो सर अगर वेसल के थ्रू आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस देता है, तो सर उस केस में मैंने आपको बताया था कि इंपोर्टर को जीएसटी देना है अंडर आरसीएम। इधर कोई एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस दिया जाता है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आरसीएम अप्लाई होगा, आरसीएम अप्लाई होगा, हेंस एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया जा रहा है बाय ए शिप फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया। क्या आप लोगों को ये पॉइंट याद आ रहा है कि इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है तो इंडिया में जो इंपोर्टर होता है उसको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ता है, उसमें कोई एग्जम्पशन अप्लाई नहीं करेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सर्विसेज ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस। सर ये पब्लिक कन्वीनियंस के क्या होते हैं? 1 रुपया 2 रुपया वाला जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं। आपने 1 रुपया दिया, उसने बोला ठीक है आप जाइए मूत्र विसर्जन कर सकते हैं। तो सर वो जो बेसिकली टॉयलेट्स वगैरह होते हैं 1 रुपये 2 रुपये वाला, सर उन पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करोगे, गवर्नमेंट बोलते हैं जो ये पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं वो आपको बुक देते हैं और आपसे एक फीस लेते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी आपको बुक देते हैं और फीस लेते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है आजकल लोग पब्लिक लाइब्रेरी जा ही नहीं रहे हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी जब भी बुक लेंड करेगी तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। डन सर, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, services supplied by an establishment of a person to an establishment of that person outside India which is deemed as establishment of distinct person and place of supplies outside India। सुनिए, मेरे को एक बात बताइए, मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का ब्रांच।
यहां समझ लीजिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो दुबई का ब्रांच है। सर लोकेशन ऑफ सप्लायर्स इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां से यहां सर्विसेज दी गई हैं। मेरे को एक बात बताइए, अगर अगर मैं आपसे पूछूं लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो सर ये सर्विस बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई और इस पे आईजीएसटी आएगा। यस एवरीवन, डू यू गाइस अग्री कि लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। और अगर समझ लीजिए आपको इससे फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी भी मिल गया, फॉरेक्स करेंसी भी मिल गया, तो क्या ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आ सकता है? क्या हम इसे जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे? जल्दी बताइए, क्या हम इसे जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे? यस एवरीवन, जल्दी बताइए, क्या मुझे इस पे जीरो रेट का बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर, सोच 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 बाबा, सोच सोच सोच, जीएसटी का एग्जम्पशन जीरो रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीरो रेट का, अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डेफिनेशन में एक और पॉइंट था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सर जीरो रेट का बेनिफिट के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, हाँ सर इंडिया में है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, हाँ सर। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होना चाहिए, हाँ सर। सर पेमेंट मेरे को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या आईएनआर में आएगा तो भी चलेगा, ठीक है सर। आईएनआर में सिर्फ नेपाल भूटान के केस में चलता है, ठीक है। तो आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी भी मिल गया। आप तो बोलोगे सर जीरो रेट है, नहीं। देखिए उसके बाद लास्ट लाइन क्या था, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या आपको नहीं लगता कि दुबई ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जस्ट मियर एस्टैब्लिशमेंट है? ये कोई एक्चुअल रियल अदर पर्सन नहीं है। ये तो सर इंडिया के ही, इंडिया वाले का ही इंडिया के बाहर ब्रांच है। तो सर इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा नहीं देते हैं। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो सर उस केस में ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बनेगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगा? यस एवरीवन, क्या आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगा? यस सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगा क्योंकि आप दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो। रियल एक्चुअल पर्सन को अगर इंडिया के बाहर सर्विस दोगे ना तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। ये तो आप इंडियन ब्रांच हेड ऑफिस को सर्विस दे दिए, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस दे दिया, ये तो आप मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो। जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बनेगा, मतलब आईजीएसटी आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम इतना निर्दय नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट ने बोला अगर जीरो रेटेड सप्लाई होता तो तेरे को आईटीसी का रिफंड मिल जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल देंगे। गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन नुकसान क्या हो गया? क्योंकि एग्जेम्प्ट बोल दिया, आपको कोई आईटीसी यहां नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आईटीसी नहीं मिलता, जीरो रेट सप्लाई के लिए आईटीसी आप रिफंड ले सकते हो। क्या आप लोगों को ये पॉइंट कनेक्ट हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई में आते हो ना तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने बोला आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, लेकिन सर इधर तो ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं हुआ। सर अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं हुआ तो ये सर इस पे आईजीएसटी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम इतना निर्दय नहीं बनेंगे, हम आईजीएसटी नहीं लेंगे। लेकिन आईजीएसटी नहीं लेने के कारण आपको एक बात याद रखना है, सर एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कभी आईटीसी नहीं मिलता, आपको कोई आईटीसी रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। तो यही बोला है, देखिए एग्जाम्पशन में यही बोला है। यहां पे एग्जाम्पशन में क्या बोला है? एग्जाम्पशन में बोला है अगर सर सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ब्रांच, टू एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ दुबई ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दुबई ब्रांच जो मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, उस सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है क्योंकि वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कुछ तो फायदा दे लोगों को, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट।
इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी जल्दी बताइए। यस, ये पॉइंट क्लियर है। अनामिका मैडम, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बॉडीज होते हैं ना इंडिया में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन नेशन का एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है। सर, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अगर सेटअप किया हुआ है, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होंगे ना, ये वो लोग अगर कोई भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर द ऑफिशियल यूज और फॉरेन डिप्लोमेट मिशन अगर कोई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो यही बोला गया है यहाँ पे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर कर रहा है बाय यूनाइटेड नेशन और एन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफिशियल यूज और फॉर फॉरेन डिप्लोमेट मिशन कर रहे हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, या कॉन्सुलर पोस्ट इन इंडिया, या कोई कॉन्सुलर पोस्ट इन इंडिया है, वो अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहा है, इंडिया में कोई डिप्लोमेटिक एजेंट्स है जो यूएस के समझ लीजिए डिप्लोमेटिक एजेंट्स है इंडिया में, या कोई कैरियर काउंसिलर ऑफिसर्स हैं, वो अगर कोई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करेंगे, हमेशा याद रखिएगा इनको स्पेशल दर्जा देते हुए गवर्नमेंट ने बोला इनका जो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएरी वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया। समझ लीजिए मैं इंडिया में एक ब्रोकर हूं, ठीक है, यहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यहां लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। मैंने क्या किया, यहां से यहां सामान भिजवा दिया और यहां बीच में मैंने कमीशन ले लिया इन लोगों से, मैंने इनसे सिर्फ कमीशन कमाया है, तो गवर्नमेंट ने बोल रहा है आपकी जो सर्विस है, इनको जो आपने सर्विस दिया है उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। देखिए क्या बोला, सर सर्विसेज सप्लाइड services provided by an intermediary where location of supplier and location of recipient of goods is outside the taxable territory। मैंने क्या किया, यहां से यहां गुड्स भिजवा दिए, सर इससे भी कमीशन लिया, इससे भी कमीशन लिया, तो गवर्नमेंट ने बोला आपने जो सर्विस दिया है इनको, वो सर्विस पे आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। अगर चार्ज करोगे ना तो इंडिया के बाहर वाले लोग बोलेंगे नालायक, इंडिया का टैक्स बाहर चार्ज कर रहा है, नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर ही आपने सामान बेच दिया, आपने अगर इनसे कोई भी कमीशन वगैरह चार्ज किया है, तो आपकी सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएरी हो, आप एक ब्रोकर हो बीच में। नेक्स्ट, सर सर्विसेज रिसीव्ड, तो अगर मैं एक इंटरमीडिएरी हूं, गुड्स बाहर के बाहर चले गए, तो जो मेरा इंटरमीडिएरी सर्विस होगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई ने इंडिया के बाहर से कोई सर्विस लिया है तो उसकी सर्विसेज, उस सर्विसेज पे भी आरबीआई को कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के बाहर से कोई सर्विस लिया, कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट, टूर होली आउटसाइड इंडिया है। सर समझ लीजिए एक यूएस का बंदा है, यूएस के बंदे ने बोला मुझे जाना है दुबई, दुबई में मेरे को टूर करना है, ठीक है, उसने मेरे को कांटेक्ट किया, मैं हूं इंडिया में, मैंने क्या किया उसका दुबई का सारा बुकिंग्स वगैरह कर दिया, ठीक है। अब टूर तो वो दुबई में लेने वाला है, तो मेरा जो सर्विसेज मैं इसको दे रहा हूं उसमें मैं कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट, समझ ले ऐसा नहीं करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, एक फॉरेन टूरिस्ट है जो इंडिया में आया है, मैं एक टूर ऑपरेटर हूं, मेरे पास एक फॉरेन टूरिस्ट आया और बोला सर मेरे को जाना है दुबई, दुबई का पूरा अरेंजमेंट करा दीजिए। मैंने क्या किया, ये टूर ऑपरेटर का टूर जो दुबई में होने वाला है उसका पूरा अरेंजमेंट इसको कर दिया, तो मैंने इसको एक सर्विस दिया है जिसके लिए इससे अमाउंट लूंगा, मेरे को इससे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि टूर तो इंडिया के बाहर होने वाला है। तो अगर आप फॉरेन टूरिस्ट को कोई सर्विस देते हो विथ रेस्पेक्ट टू अ टूर जो इंडिया के बाहर होने वाला है, तो आपको कोई जीएसटी नहीं लेना है, ठीक है सर। सर आपको मालूम है एक एसईजेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस सर, एसईजेड यूनिट जो होता है वो अगर इंडिया के बाहर से कोई भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करता है, तो गवर्नमेंट ने बोला है सर्विसेज इंपोर्टेड बाय यूनिट और डेवलपर इन एसईजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, अगर आप अपने ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए एसईजेड को गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखा है कि अगर वो कोई भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एसईजेड यूनिट कर रहा है या जो एसईजेड डेवलप करता है, एसईजेड डेवलपर इंडिया के बाहर से अगर कोई भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करता है तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब एसईजेड यूनिट को या एसईजेड डेवलपर को कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर। समझ लीजिए इंडिया के बाहर से किसी ने मुझे इंडिया में उसका कॉपीराइटेड आइटम यूज करने दिया है। मैंने इंडिया में एक बंदे को बोला कि सर, इंडिया के बाहर के एक बंदे को बोला सर आप अपना कॉपीराइट मुझे दे दीजिए यूज करने के लिए, तो सर उसने मुझे सर्विस दिया है, मतलब ये एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया। तो सर अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया है, इस पे मेरे को कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपको किसी ने अपना आईपीआर इंडिया के बाहर से यूज करने दिया है, तो वो जो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है उस पे आपको कोई जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। यस सर एवरीवन, हियर वी कंप्लीट ऑल आर एग्जाम्पशन। मैंने मिसलेनियस एग्जाम्पशन को भी दिल लगा के सारा एग्जाम्पशन आपको अच्छे से समझा दिया है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द एग्जाम्पशंस क्लोज करता हूं। सुनिए बाबा, एग्जाम्पशन रिलेटेड चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीडिंग मैं नहीं करूंगा। जितना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारा मैंने इन डिटेल कवर कर लिया है। अब आराम से आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना भूलिएगा मत। क्वेश्चन आंसर करोगे नहीं तो नालायक बन जाओगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करके गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अगर क्वेश्चन आंसर कर लिया, 10 चार्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो बेटा सारे एग्जाम्पशन एग्जाम में कर पाओगे। बस एक बार मन लगा के आराम से धीरे 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 अपना टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेना। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ एग्जाम्पशन क्लोज करता हूं। बाय गाइस, टेक केयर।